नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सामाजिक विज्ञान में इतिहास चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बहुविकल्पीय प्रश्न और कुछ टिप्पणियाँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। चलिए हम कुछ समरी या फिर कुछ टिप्पणी देख लेते हैं। पहला है महत्वपूर्ण शब्दावलियों में सबसे पहले आता है कुलीन वर्ग। ये क्या है? ये ज़मीन के मालिक थे। ये यूरोपीय महाद्वीप का एक सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कहें कि ऊंचे कुल के लोग यानी ऊंचे वर्ग के लोग जो हुआ करते थे, ये ज़मीन इनके पास ज़मीन हुआ करती थी। ये यूरोप महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे। दूसरा है निरंकुशवाद। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसको हम बोलते हैं निरंकुश सरकार। अब आता है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। एक नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था एक व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता, सभी बिल्कुल बराबर हों किसी भी कानून के लिए। अब आता है जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी कि जनमत यानी जनता से पूछा जाता है कि ये ठीक है या नहीं है, किसी के माध्यम से। चाहे आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूछते हैं, पहले जनमत अपनी जनता देती थी या उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पूछा जाता था। अब आता है रूढ़िवाद। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों को बल देता हो। यानी कि कोई पुरानी परंपरा चली आ रही हो उस पर बल देना, या कोई ऐसी कोई नई जो पुरानी नीतियां हो उस पर आगे बढ़ाना। यूटोपिया इसका मतलब होता है एकमात्र कल्पनादर्श। यानी कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। यानी कि ऐसा कह देना कि ऐसा हो जाना जो संभव ना हो। अब हम यह बात करते हैं रूमानीवाद। यानी कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, रोमानीवाद कहलाता है। नारीवाद। स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों के बोध को नारीवाद, यानी कि महिलाओं के हितों की बात करता हो, समानता की बात करता हो, स्वतंत्रता की बात करता हो, उसको हम नारीवाद कहते हैं। जुंकर्स प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, जुंकर्स कहलाता है। एक एक नंबरों के पूछ ले जाते हैं। जोलवेराइन यह एक जर्मन संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला और वह राजतंत्र का घोर विरोधी था। कौन? मैत्सिनी जो था। गैरी वॉल्डी इटली का महान क्रांतिकारी जो मैत्सिनी का सहयोगी व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए भी कई आंदोलन किए। अगला आता है काबूर। काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। किसका? इटली का बिस्मार्क। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। अब आता है बिस्मार्क, सबसे इम्पोर्टेंट है। जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय प्रस्थान प्राप्त। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। अब यहाँ हम देखेंगे छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन। रिक्त स्थान है। जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, अभी अभी आपको बताया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। अगला है, वाक्य को ऐतिहासिक रूप से सही करके लिखना है। काबूल को जर्मनी का बिस्मार्क माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, काबूल को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। यहाँ से हटा करके यहाँ इटली कर देना है, इटली का बिस्मार्क माना जाता है। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनना है आपको। आंखों पर पट्टी बांधे हुए, हाथ में तराजू लिए हुए महिला प्रतीक है। तो आपको पता होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो ये जो प्रतीक होता है ये आपका होता है न्याय का प्रतीक, जिसका तराजू होता है और आंख में पट्टी बंधी होती है। अब कुछ आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं। फ्रेडरिक चारियू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, सही है गलत है? तो ये आपका हो जाएगा गलत, फॉल्स। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, टी, ट्रू। फ्रांस की क्रांति 1815 में हुई थी, क्या ये सत्य है? असत्य है, बिल्कुल ये सही नहीं है, फॉल्स। मैटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जालवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था, क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आपके थे। अब हम देखेंगे 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस। फ्रेडरिक चारियू कौन था? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी चित्रकार। आप इसको लिखते जाइए, क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी चित्रकार। नंबर 2 है, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो ये एक था दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन था ये? दार्शनिक था ये, दार्शनिक। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए साथ साथ में, दार्शनिक। अगला है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मेनिया। जर्मेन बलूत वीरता का प्रतीक था। जर्मेनिया जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेस्क्यू ने, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार विभाजन, या हम कह सकते हैं शक्ति पृथक्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार विभाजन। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए अभी की अभी, विभाजन। अगला है, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो ये जो माना जाता है आप जानते हैं इसको, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति आप इसको लिख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। मैथ्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। तो इसका था यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप, आप इसको लिख लीजिए। अगला है, 19वीं शताब्दी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप को राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो ये था राष्ट्रवाद का उदय, या कहें कि राष्ट्र राज्य का उदय। सीधे कह सकते हैं हम राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था स्लाव। आप पूरी इसको कॉपी में लिख लीजिए। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये आपको पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1815। कितना? 1815। अगला है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वियना संधि। कौन सी? वियना संधि। एक क्वेश्चन आपका ये है, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? 1800 क्वेश्चन छूट गया आपका 11वां। 1815 की वियना संधि का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ड्यूक मैटरनिक। किससे? ड्यूक मैटरनिक। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये भी कहा था मैटरनिख ने ही कहा था। किसने कहा था? मैटरनिख ने ही कहा था। इसको आप लिख लीजिए। अगला है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो ये था आपका कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने। अगला है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका? वोल्फ टॉन। इसका आंसर हो जाएगा वोल्फ टॉन। लास्ट क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बंधी या आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? अभी बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतीक। तो छात्रों ये क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको आप पूरे कॉपी पर लिख लीजिए। धन्यवाद।